क्या कारण आप देखते हैं जनता के दिलों में समाजवादी पार्टी की छवि क्यों कमज़ोर हुई है? जिस तरह लगातार समाजवादी पार्टी नुकसान उठा रही है राजनीतिक रूप से। देखिए, समाजवादी पार्टी का गठन जब हम लोगों ने किया था माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, या पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का पदार्पण हुआ, उनकी सोच बदल गई, केवल सत्तान्मुख हो गई और उनकी विचारधारा जो लोकतांत्रिक बजाय एक तानाशाही ढंग से कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में न तो कोई सम्मान रह गया। जिन लोगों ने लंबे समय तक पार्टी के लिए संघर्ष किया था, उनसे मिलने का समय तक नहीं उनके पास मिलता था, उनकी बात तक नहीं सुनी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ वैसे तो कई वर्षों से चल रहा है। केंद्र में 8 वर्ष हो गए हैं, उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी उपचुनाव में जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, आजमगढ़ में जो हकीकत सामने आई है और आजम खान के गढ़ रामपुर में जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि देश और प्रदेश की राजनीति में नया जो अध्याय लिखा गया था कई वर्षों पूर्व, उसकी सीमा लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जनता का समर्थन भाजपा के लिए उन क्षेत्रों में भी बढ़ा है जिन क्षेत्रों में भाजपा पहले कमज़ोर कही जाती थी। अशोक वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप उन दिग्गज नेताओं में से हैं उत्तर प्रदेश के जिन्होंने विपरीत विचारधाराओं में भी काम किया है। आप मुलायम सिंह यादव के भी निकट सहयोगी रहे, समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक आपने काम किया। वाजपेयी साहब, ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, जनता जिस तरह से अपना मन बदल रही है, मूड बदल रही है और राजनीतिक निर्णय बदल रही है, जनादेश बदल रहा है, जनमत बदल रहा है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, बहुत दिनों तक निगेटिव राजनीति नहीं हो सकती। बहुत दिनों तक भाजपा के खिलाफ लोगों के मन में ये झूठे प्रचार कर करके भाजपा के विरोध में एक वातावरण तैयार करने का काम इन तमाम विपक्षी दलों ने किया। लेकिन जब से 8 वर्षों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है और उसका व्यवहारिक अनुभव देश की जनता ने किया है और धीरे धीरे उनके जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है, उसी तरीके से जनता का मन और विचार बदल रहा है। बहुत सारी राजनीति अभी तक जाति और धर्म के नाम पर हुआ करती थी, लेकिन जब से मोदी जी आए तो उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये 3 मूल मंत्र उन्होंने अपने राजनीति के दर्शन के रखे और इस आधार पर लोगों के बीच में काम करना शुरू किया। आज जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उसमें जाति और धर्म का भेद नहीं है। कोई किसी भी जाति का हो, अगर प्रधानमंत्री आवास मिला है तो सभी जाति धर्म के लोगों को मिला है, अगर निःशुल्क राशन मिला है तो सभी लोगों को मिला है, आयुष्मान योजना का कार्ड बना है तो उसमें कोई जाति धर्म का भेद नहीं किया गया। ये नहीं देखा गया कि कोई भाजपा का मतदाता है कि या बसपा का या सपा का। तो इस तरह से जनता ने देखा कि मोदी जी की नीतियों में, कार्यक्रमों में, सरकार की उपलब्धियों में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार है। और आज तक जो विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ लोगों के बीच में एक वातावरण बनाने का काम करते थे, झूठा प्रचार करने का काम करते थे, धीरे धीरे उसकी सच्चाई जनता के सामने खुलती जा रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी के आचरण और व्यवहार से परिचित हो रही है। उसी तरह से लोगों का मन बदल रहा है, राजनीति बदल रही। अब बहुत दिनों तक निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होगी, लोग पॉजिटिविटी की ओर जाना चाहते हैं। देखते हैं कि कौन पार्टी या कौन सी सरकार जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है, देश के उत्थान के लिए काम कर रही है, सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। और उसमें मोदी जी के इन 8 वर्षों के कार्यकाल की हर कसौटी पर जनता ने देखा है कस करके, और इसके बाद आज लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है। और आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा ये जाति धर्म के बैरियर टूटेंगे और लोग उन्मुक्त ढंग से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना शुरू करेंगे। वाजपेयी जी, आप मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी लंबे समय तक आपने काम किया है, सपा में भी आप महत्वपूर्ण स्थिति में रहे। क्या कारण आप देखते हैं जनता के दिलों में समाजवादी पार्टी की छवि क्यों कमज़ोर हुई है? जिस तरह लगातार समाजवादी पार्टी नुकसान उठा रही है राजनीतिक रूप से। आज आप देखें कि इटावा में भी बीजेपी के एमपी हैं, कन्नौज में बीजेपी के एमपी हैं, आजमगढ़ से जहां मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ते थे, वहां भी बीजेपी ने अपना झंडा फहरा दिया है। तो समाजवादी पार्टी का लगातार अगर हम कहें कि एक पराभव जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, उसके कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप भी उस पार्टी में रहे हैं। किन मूल्यों को पार्टी ने छोड़ दिया? क्या समाजवाद को भूल गई पार्टी, या फिर जनता जो है वो कुछ नया सोच रही है देश के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का गठन जब हम लोगों ने किया था माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, तब स्पष्ट उद्देश्य था कि लोहिया जी के उन अधूरे सपनों को और समाजवादी पुरोधाओं का जो परिकल्पना थी कि आज़ाद भारत का
कैसे रचना होगी, कैसे उसका विकास होगा, उन सपनों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी उन अधूरे कामों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। पार्टी एक विचारधारा से जुड़ी थी। मुलायम सिंह यादव जी ने किसी हद तक उन विचारों को आगे बढ़ाने का भी काम किया और उस समय उनके साथ जो कैडर था, जो पार्टी के प्रमुख लोग थे, हम सारे लोग जो समाजवादी विचारधारा से कहीं न कहीं प्रभावित थे, जुड़े थे, तो उन सारे कार्यक्रमों में पूरे सहभागी थे। लेकिन धीरे धीरे मुलायम सिंह का जैसे ही पराभव होता गया, कमज़ोर होते गए और पूरी पार्टी के ऊपर नई पीढ़ी के नाम पर माननीय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का पदार्पण हुआ, उनकी सोच बदल गई, केवल सत्तान्मुख हो गई और उनकी विचारधारा जो लोकतांत्रिक बजाय एक तानाशाही ढंग से कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में न तो कोई सम्मान रह गया। जिन लोगों ने लंबे समय तक पार्टी के लिए संघर्ष किया था, उनसे मिलने का समय तक नहीं उनके पास मिलता था, उनकी बात तक नहीं सुनी जाती थी। केवल चंद नए लड़कों को लेकर नई पीढ़ी, नए लड़के आगे आए, बहुत अच्छा है, लेकिन वैचारिक रूप से तो कम से कम कहीं समृद्ध हों। किस विचारधारा को लेके पार्टी बनी है, उस पार्टी की विचारधारा से तो परिचित होना चाहिए था। लेकिन पार्टी में एक जो बदलाव आया, उसको धीरे धीरे कार्यकर्ता, जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता था, पार्टी से दूर होता चला गया और उसका कारण हुआ कि जनता के बीच में जो मुलायम सिंह यादव जी ने एक भरोसा पैदा किया था, वो भरोसा भी टूटता चला गया। उनकी नीतियों से, कार्यक्रमों से और उनके आचरण से जनता का विश्वास धीरे धीरे उठता चला गया और आज समाजवादी पार्टी केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। और उस पार्टी में जो आचरण है कि आज जब भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं, कहते हैं हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय नहीं मिलता, सालों हो गए मुलाकात नहीं होती, बात नहीं होती। जब इतना संवादहीनता हो जिस पार्टी और के कैडर और नेतृत्व में, वो पार्टी नहीं चल सकती। और आज यही कारण है कि समाजवादी पार्टी अपना आधार खोती जा रही है और आप देखिएगा आने वाले 2024 में समाजवादी पार्टी और मार्जिनलाइज होगी, क्योंकि जो जो जनता उनके आचरण को समझ रही, उनके कामों को देख रही, उतना ही उनसे दूर जा रही है। और आने वाले चुनाव में आप इसके और नतीजे साफ होंगे, क्योंकि इस चुनाव में अल्पसंख्यकों को भाजपा का डर दिखा करके जिस तरह से संगठित या लामबंद करके सपा के पक्ष में लोग खड़े हुए थे, आने वाले दिनों में वही सच्चाई सामने आएगी। वाजपेयी साहब, एक समाजवादी पार्टी का एक आरोप इधर विगत कई चुनाव में हम देख रहे हैं, एक ट्रेडिशनल टाइप का आरोप बन गया है कि बीजेपी ईवीएम में छेड़छाड़ करती है, बीजेपी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है। वो लगातार कह रहे हैं कि जो सफलता आपको लगातार मिल रही है, बार बार जिस तरह से बीजेपी की सक्सेस रिपीट हो रही है, उस पर उनका एक आरोप है कि आप सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। उपचुनाव में भी अखिलेश यादव ने अभी इस तरह का ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक क्रोनोलॉजी उन्होंने बताई कि साहब ऐसे 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 हो रहा है, पर्चा नहीं भरने देंगे, फिर चुनाव ठीक से नहीं लड़ने देंगे, फिर चुनाव के बाद सिस्टम का दुरुपयोग करेंगे, ईवीएम का इस तरह से करेंगे। तो ये सारे जो आरोप हैं, इन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इन आरोपों का तो कोई आधार नहीं है। जहाँ जहाँ विपक्ष जीतता है उस समय ईवीएम पर उसका पूरा भरोसा बना रहता है और जब चुनाव हार जाता है तो ईवीएम पर उसका अविश्वास होता है। अभी दिल्ली में उपचुनाव हुआ, एक सीट का चुनाव था, प्रतिष्ठा का चुनाव था। आम आदमी पार्टी बड़े अंतर के साथ जीती, कहीं ईवीएम पर कोई शिकायत नहीं। लेकिन जहाँ पर ये विपक्षी दल हारते हैं, वहाँ ईवीएम को दोष देने का काम करते हैं। आपने देखा कल वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हुए, इतने बड़े बहुमत के साथ वहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी जीती, तभी ईवीएम से कोई शिकायत नहीं रही। लेकिन उसके अलावा जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भारतीय ईवीएम दोषी हो जाता है, ईवीएम पर आरोप मढ़े जाते हैं और चुनाव में रिगिंग का आरोप लगाने का काम करते हैं। ये निराधार है। ईवीएम एक बिल्कुल बहुत ही फुल प्रूफ तकनीकी व्यवस्था है जिसमें किसी भी प्रकार का न तो हेर फेर हो सकता है। कई बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात का स्पष्टीकरण किया, तमाम दलों को मिलाकर उसका प्रेजेंटेशन दिया कि इसमें कहीं किसी तरीके का कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी जानबूझ करके अपनी हार का जो खिसियाहट मिटाने के लिए ईवीएम को दोषी ठहराने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक शिष्टाचार में वो आपके भतीजे भी हैं। मुलायम सिंह यादव आपके मित्र रहे हैं, तो अखिलेश यादव को आपका क्या सुझाव है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के आप फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो भले ही वर्तमान में आप भाजपा में हैं, भाजपा की नीतियों के प्रति आप प्रतिबद्ध हैं और निष्ठावान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, फिर भी अखिलेश यादव को एक सुझाव क्या है आपका, एक बुज़ुर्ग के नाते, एक सीनियर लीडर के नाते, और कभी आप उस परिवार के शुभचिंतक भी रहे, निजी तौर पर शायद अभी भी आप शुभचिंतक हो सकते हैं, तो उनको क्या आप सजेशन देंगे? उन्हें क्या परिवर्तन अपनी नीतियों में लाने की ज़रूरत है? देखिए, भारतीय राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई नेतृत्व हो, जब तक जनता का विश्वास नहीं अर्जित करता, और जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए जनता के बीच जाना होता है,
जनता से संवाद और रिश्ते बनाने होते हैं। मैं समझता हूँ जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, उनको पैदा होते ही चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए। माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी की बनी बनाई पार्टी, पूरा संगठित पार्टी, पूर्ण बहुमत की सरकार उनको चलाने को मिली, तो उन्होंने न तो कार्यकर्ताओं का मोह था, न कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम। जब तक पार्टी का कैडर नहीं बिल्टअप होगा, लोगों से जुड़ेंगे नहीं, पार्टी के लिए कोई विचारधारा पार्टी की नहीं होगी, केवल व्यक्तिवादी पार्टी जिसको आप चाहें वो ठीक, जो जिसको आप पसंद करें वही पार्टी, समाजवादी जिसको आप न पसंद करें होंगे। विचारधारा के साथ लोगों को जुड़ना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से संवाद कायम करना पड़ेगा। ये तानाशाही ढंग से और राजशाही किस ढंग से लोकतांत्रिक राजनीतिक दल नहीं चला करते हैं। अब वो राजशाही के तरीके से लोकतांत्रिक पार्टी को चलाना चाहते हैं, यही उनकी विफलता का कारण है। इस चुनाव में, इसी उपचुनाव में खास तौर पर बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि जो परंपरागत वोट बैंक था सपा का, यादव और मुस्लिम, वो भी कहीं ना कहीं उनसे असंतुष्ट हुआ है। और आजमगढ़ में जब आप बीजेपी के द्वारा एक यादव कैंडिडेट का विकल्प दिया गया, दिनेश लाल यादव निरहुआ वहाँ पर उतारे गए, तो यादव वोटर्स भी आजमगढ़ के जो हैं वो धर्मेंद्र यादव के साथ नहीं गए पूरी तरह से एकजुट होकर और भाजपा की ओर आए। और मुस्लिम वोटर्स जो आजमगढ़ के थे वो भी सपा के साथ पूरी तरह एकजुट होकर नहीं गए, बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स बीएसपी की ओर चले गए। तो ये एक प्रकार का जो एक वैचारिक समाजवादी पार्टी का एक सिस्टम था, जिससे वो एक वोट बैंक का निर्माण करते थे कि कम से कम 2 कम्युनिटीज़ का सॉलिड वोट बैंक उनके पास है। अब वो सॉलिड वोट बैंक का जो किला माना जाता था, क्या उसे भी आप दरकता हुआ देख रहे हैं, टूटता हुआ देख रहे हैं? नहीं, वो तो देखो स्पष्ट है, उसमें टूटन दिखाई पड़ रही है और सबसे स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा के खिलाफ जिस तरह से मुसलमानों में इन राजनीतिक दलों ने भय का माहौल पैदा किया, धीरे धीरे वो लोगों का वो भय का माहौल समाप्त हो रहा है, लोगों का विश्वास भाजपा से जुड़ रहा है। और उस तरह से धीरे धीरे, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों का झुकाव भाजपा की तरफ हुआ, लेकिन आज जो भाजपा के प्रति उनकी सोच में परिवर्तन हुआ है और जो ये राजनीतिक दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों के बीच भाजपा का भय दिखा के उनका वोट ले लेती थी, अब आगे वो कठिन होगा। और इस चुनाव में, पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें तो सारी शक्तियां संगठित होकर के कि भाजपा को हराने के लिए सबको एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया और उसका नतीजा हुआ कि वो भी जनता के सामने आ गया। तो जो इस देश का अल्पसंख्यक वो भी समझ रहा है इस देश का हित किस में है, उनके समाज का हित किस में है, गांव और गरीब का हित किस में है, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में किसी प्रकार का विभेद नहीं है। इसलिए अब वो भय को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये अल्पसंख्यक वोट भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट बनेगा। मुझे ऐसा विश्वास है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये एक दिन आएगा जबकि उनके मन का भय खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी से खुले मन से जुड़ेंगे। यादव समाज के बारे में आप क्या देख पा रहे हैं, क्या विश्लेषण है आपका? क्या आप मानते हैं कि यादव समाज जो है वो मास लेवल पर बीजेपी की ओर डाइवर्ट होगा? फुटकर के रूप में थोड़ी संख्या में तो डाइवर्जन हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ आपने यादव समाज के कैंडिडेट्स दिए हैं वहाँ सफलता मिल रही है। इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि कुछ यादव समाज का वोट बीजेपी को मिलने लगा है। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं भविष्य में कि यादव समाज भी मास लेवल पे डाइवर्ट हो सकते हैं? देखिए, इधर लगातार 4 बार पिछले 25 सालों में मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी की सरकारें बनी, बिहार में लालू और उनके परिवार की सरकारें बनी। इस तरीके से यादवों में एक जातिगत संगठन खड़ा हुआ इन लोगों के नेतृत्व में। जिस तरीके से उनके लिए नियम कानून तोड़ करके सबको समायोजित किया गया, सबको अवसर दिए गए आगे बढ़ने के, तो उस समय एक लगा कि यादव केवल उनके साथ लामबंद। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाजवादी पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र सिमटता जा रहा है, जो पढ़ा लिखा यादव सोच रहा है देश का भविष्य किस में है, इनकी तो बहुत सीमित सोच है, लेकिन जो राष्ट्र के प्रति जिनके मन में सोच है वो यादव, पढ़ा लिखा यादव आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, देश के हित में फैसले लेने का काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में भी जो संगठित यादव वोट समाजवादी पार्टी की पूंजी हुआ करता था, उसमें बड़ा बिखराव आपको देखने को मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ 2024 के चुनाव में यादव का बड़ा प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा और तब इनको सच्चाई और हकीकत पता लगेगी किस तरह से जाति की राजनीति के नाम पर इतने दिन तक इन लोगों ने राजनीति कर ली। बिना कार्यक्रमों के, बिना नीतियों के कोई पार्टी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती।
तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात वाजपेयी जी ने कही है, बहुत अनुभवी नेता हैं देश के, मुलायम सिंह यादव के निकट सहयोगी रह चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, मुलायम सिंह के साथ मिलकर सपा का निर्माण आपने किया था। और ये जो बात कही है कि अब यादव और मुस्लिम जो कोर वोटर माना जाता है समाजवादी पार्टी का, उनमें भी डाइवर्जन हो रहा है, वो भी सोच रहे हैं भाजपा की ओर जा रहे हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ेगी जो भाजपा की ओर जाना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत में एक और अधिक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। फिलहाल अखिलेश यादव के लिए ज़रूर ये सोचने का वक्त है, उन्हें अपनी नीतियों पर और अपनी पार्टी की नीतियों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।